दोस्तों बहुत बड़ी यहाँ पे एक खुशखबरी आई हुई है। एसबीआई पीओ की जो रिक्रूटमेंट है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि हम कुछ और एग्जाम का नोटिफिकेशन यहाँ पे वेट कर रहे थे, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, बट यहाँ पे एसबीआई पीओ ने एक सरप्राइजिंग एलिमेंट डाल दिया है और नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम सारी चीजें जानेंगे कि एसबीआई पीओ में आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स जानेंगे, वैकेंसीज कितनी आई हैं ये जानेंगे, सैलरी क्या होती है, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे इस एग्जाम के बारे में, ताकि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इसको टारगेट करना चाह रहे हैं इस साल, तो आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको पता हो। ओके, और यहाँ पे आप इजिली इसमें अप्लाई कर पाओ, सारी चीजें समझेंगे। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही एसबीआई पीओ और क्लर्क का फाइनल जो रिजल्ट है वो आया था और अब कुछ टाइम बाद ही उसकी न्यू नोटिफिकेशन आ गई है 2025 के लिए। और यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट का पहले एग्जाम में नहीं हुआ है तो आपके लिए अब ये न्यू अपॉर्चुनिटी है और जरूर इसको ग्रैब करिएगा। तभी आपको कहा जाता है कि कंसिस्टेंट रहिए एग्जाम में, और जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे ताकि जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी है उसको आप इजीली ले पाएं, राइट। तो यहाँ पे से बिल्कुल शुरू हो जाइए और सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं वैकेंसी से। तो वैकेंसी आपकी यहाँ पे टोटल 500 वैकेंसी आप देख पा रहे हो, जिसमें आपकी एससी की 75 है, एसटी की आपकी 37 वैकेंसीज है, ओबीसी की आपकी 135 वैकेंसी है एंड ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज 50 है एंड यूआर की 203 वैकेंसीज आई है। बाकी ये कैटेगरीज की वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो ये आपका टोटल वैकेंसीज वाला पार्ट है। सो देखिए, आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म फिल करने वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा कितनी वैकेंसी के साथ है। ठीक है, आपका यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग का डेट स्टार्ट हो रहा है 24 ऑफ जून से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे 14 ऑफ जुलाई में आपका लास्ट डेट है। तो 24 से लेकर 14 जुलाई तक आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी एंशियस नहीं होना है कि एग्जाम जल्दी आ गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हो और यहाँ पे बहुत अच्छे से सारा हार्डवर्क जो पहले एग्जाम में नहीं आपका क्लियर हो पाया वो इंप्रूवमेंट यहाँ लेकर और फाइनल सिलेक्शन आप ले सकते हो। इवन इफ यू आर अ बिगिनर तो कोशिश जरूर करिए, एफर्ट जरूर मारिए। यहाँ पे ऐसा सोच के काम तो वैसे भी नहीं होने वाला कि क्या होगा मेरा, है ना, हम तो वैसे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी है और हम तो बिगिनर हैं, हमने स्टार्ट ही किया है, हम वैसे ही पीछे रहेंगे। देखो, ये सोच के कुछ नहीं होगा, जो यहाँ मेहनत करोगे वो नेक्स्ट एग्जाम में काम आएगा, है ना। तो ये सोच के चलिए आप लोग। फिर ऑनलाइन का जो एग्जाम, सॉरी प्रीलिम्स एग्जाम जो है आपका फेज 1, वो आपका जुलाई एंड अगस्त में आ रहा है। तो बहुत फास्ट प्रोसेस चल रहा है, आप देख सकते हैं जुलाई और अगस्त में आपका एग्जाम भी होने वाला है प्रीलिम्स का, और मेंस का जो आपका एग्जाम है वो आपका सितंबर में है। तो जुलाई अगस्त आपका प्रीलिम्स का हो जाएगा शिफ्ट में, और फिर मेंस का एग्जाम आपका अक्टूबर में। अभी डेट नहीं दी गई है तो इट मींस की डेट आपकी बाद में आ जाएगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपको हम देते रहेंगे। ठीक है, और इसमें आपका फिर साइकोमेट्रिक एंड इंटरव्यू वाले प्रोसेस जो होगा वो आपका अक्टूबर एंड नवंबर में है ना। आप देखिए यहाँ पे कितना अलग तरीके का यहाँ पे चल रहा है फास्ट, कि डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट भी आपका नवंबर और दिसंबर में आ जाएगा। नवंबर और दिसंबर के बीच आपका फाइनल रिजल्ट भी आ रहा है गाइज। तो बिल्कुल देर किस बात की है, बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, जितनी आपके लिए बहुत जरूरी है, जितना इंप्रूवमेंट आपको चाहिए वो सारी यहाँ पे रखिए। और यहाँ पे नवंबर एंड दिसंबर में आपका फाइनल रिजल्ट भी, तो ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनका लास्ट सिलेक्शन अभी रह गया था कुछ टाइम पहले ही जो रिजल्ट आया था, और यही आपके लिए समय है। ठीक है, चलो, तो ये आपका पूरा पार्ट है। नवंबर एंड दिसंबर में आपका फाइनल रिजल्ट है, मींस जो है आपका सितंबर में है, प्री जो है आपका जुलाई अगस्त में। ये डेट्स याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें बात करें सैलरी की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यही रहता है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सैलरी पता होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बेसिक है। अब बेसिक है तो 48 समथिंग है, ये बेसिक है सिर्फ, हाँ, बट इसमें डिफरेंट अलाउंस भी आपका ऐड होने वाला है। यहाँ पे लिखा है +4 एडवांस इंक्रीमेंट, और आपका तो डिफरेंट आपके अलाउंस होंगे यहाँ पे, कुछ आपका फिर रिडक्शन होता है। और आप देख सकते हो मतलब आराम से ना आपका 80,000 जो है ना वो आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सिटीज में डिफर करता है ये चीज, बट अगर मैं अराउंड आपको बताऊं तो 80,000 तक की आपकी यहाँ पे सैलरी बन जाती है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे अमाउंट, आप देखोगे अप्रोक्सीमेट सीटीसी एट द इनिशियल स्केल ऑफ द पे। इनिशियल स्केल मतलब आप एज अ पीओ जा रहे हो बैंक में एट मुंबई सेंटर जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो बड़ी सिटीज है आपकी, इसमें आपका 20.43 लाख का पैकेज है, दैट दिस इज एनुअल पैकेज। और यहाँ पे बहुत अच्छा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको बोला गया है कि जैसे टियर 1 सिटीज हैं, इसमें आपका इस टाइप की सिटीज में आपका इतना भी लाख का पैकेज लग सकता है।
ओके तो आप देख सकते हैं डिफरेंट अलाउंस को ऐड करके और डिफरेंट आपकी पर्क्स को ऐड करके यहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी खासी बनती है। तो सैलरी वाला पोर्शन तो बिल्कुल ऐसा मत ही ध्यान में रखिए कि कम होगा, अच्छा खासा होगा। ओके और वो भी एंट्री लेवल जॉब। चलिए तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। सारे अभी हमने इंपॉर्टेंट डेट्स एंड सैलरी डिस्कस की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं। यहाँ पे आपका जो एज का क्राइटेरिया है याद रखिएगा, आपको 21 से नीचे नहीं होना है, 30 से ऊपर नहीं होना है। तो 21 से लेकर 30 तक की जो आपकी एलिजिबिलिटी है एज की, वो उन लोगों के लिए है जिनको कोई कैटेगरी मतलब जिनके कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, दैट इज यूआर कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपका है ये। ओके तो 21 से लेकर आपको 30 की एज में होना है। और यहाँ पे आपको ये भी बताया, तारीख भी बताई हुई है 1/4/2025 तक आपका ये इस कैटेगरी के बीच, इस एज ग्रुप के बीच में होने चाहिए आप। ओके नेक्स्ट ओबीसी नॉन क्रिमिनल के आपके 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है एंड PWBD के लिए आपका अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है तो आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन का आपका 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिला हुआ है। ये एक चीज याद रखिएगा कि जो भी कैटेगरी आपने फॉर्म फिल कर दिया है ना, जिस भी कैटेगरी से, बाद में वो चेंज नहीं होगा। ठीक है रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी कैटेगरी चेंज नहीं की जाएगी, याद रखिएगा। तो जिस भी कैटेगरी से फिल कर रहे हो ध्यान से फिल करना। ओके तो ये आपका पूरा एज का पार्ट है और ये आपको रिलैक्सेशन का भी मैंने समझा दिया। नेक्स्ट अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मली आपको ग्रेजुएट होना होता है, किसी भी स्ट्रीम में आप सिर्फ ग्रेजुएट होना तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहते हो। ठीक है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको होना है। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर और सेमेस्टर में है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि फाइनल ईयर वालों का क्या होगा यहाँ पे, तो जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर है और फाइनल सेमेस्टर में है अपने ग्रेजुएशन के, मे ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन। आप अप्लाई तो कर लो पर एक कंडीशन है यहाँ पे कि आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू दे विल हैव टू प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर दिस। अब याद रखिएगा जब अगर आपका इंटरव्यू तक सिलेक्शन हो जाता है और आपको इंटरव्यू तक बुलाया जाता है तो आपको अपना बताना पड़ेगा कि आप ग्रेजुएट हो, पास्ड हो, आपको अपना दिखाना पड़ेगा पास्ड द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। कब? 30 सितंबर 2025 से पहले, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है ये कंडीशन है। अगर आपका रिजल्ट इससे बाद आ रहा है तो भाई आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, ये चीज याद रखिएगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई बट वन कंडीशन कि आपका रिजल्ट इससे पहले या इस पर आ रहा है। ठीक है चलिए तो ये याद रखिएगा। एंड और ये लिखा हुआ है डेट ऑफ पासिंग इज ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2025। तो एक थोड़ा सा नॉर्मली आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे इससे पहले ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट पैटर्न पे डिस्कस करते हैं। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, अब पैटर्न पे डिस्कस करते हैं। तो आपका 3 फेजेस में एग्जाम होता है। आपका हो गया फर्स्ट फेज दैट इज प्रीलिम्स का एग्जाम, और सेकंड आपका हो जाता है यहाँ पे मेंस का एग्जाम, और थर्ड आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। ठीक है तो प्रीलिम्स में आपके नॉर्मल हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, मेंस में हमारे पास जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाता है, बाकी सब्जेक्ट इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी ऐड हो जाता है। ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे आपका इस बार काफी चीजें ऐड हो गई हैं। लेटर ऐसे तो है, यहाँ पे आपका प्रेसी राइटिंग भी है। ठीक है डिफरेंट चीजें ऐड हो गई हैं। इंटरव्यू प्रोसेस में आपका साइकोमेट्रिक है और ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू है। तो ये सारी चीजें हैं आपका इंटरव्यू प्रोसेस का। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, थोड़ा डिटेल में समझेंगे एग्जाम पैटर्न को। ठीक है तो ये आपका प्री का एग्जाम है। प्री का एग्जाम में आपके पास यहाँ पे लास्ट ईयर जो है वो हमारा मतलब लास्ट ईयर मतलब आपका एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आया था 2024-25 का, उसमें आपका पैटर्न चेंज हो गया था एग्जाम का। तो ये आपका लेटेस्ट पैटर्न का ही है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, क्वांट्स के 30 क्वेश्चंस और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे। 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप मतलब 30 मार्क्स। ठीक है तो 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा और 1 आवर का होगा पूरा। ठीक है तो सेक्शनल टाइमिंग भी आपको गिवन है, बट यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। तो ये चीज आप ध्यान दे सकते हो कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप देख सकते देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, बट आपको एक ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी जो आपका बैंक डिसाइड करेगा। ठीक है तो यहाँ पे द कैंडिडेट्स नंबरिंग 10 टाइम्स, आप देख सकते हो द कैंडिडेट्स नंबरिंग 10 टाइम्स अप्रॉक्स ऑफ द नंबर ऑफ द वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। मतलब अभी जैसे आपकी कोई कैटेगरी है उसमें 50 आपकी सीट्स हैं और 50 का मतलब आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे
10 टाइम्स मतलब 500 स्टूडेंट्स को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ओके, तो टोटल 500 वैकेंसीज में मतलब है 5000 जो स्टूडेंट्स होंगे वो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ये आपके पास है। बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की आपका ऐड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में अब आपका यहाँ पे ईमेल्स है, रिपोर्ट्स है, सिचुएशन एनालिसिस है आपका, ये ऐड है। ठीक है, तो जो पहले आता था आपका मतलब पहले आपका लेटर और सिर्फ ऐसे आ रहा था, बट इस बार जो आपका चेंजेस आए थे उसमें आपका ईमेल्स, रिपोर्ट्स, प्रेसी, सिचुएशन एनालिसिस ऐड हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास है इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस आपके आएंगे 20 मार्क्स के लिए, और जनरल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स ले, और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये क्वांट्स का ही है आपका, क्वांट्स अब इसमें आ गया, मतलब आपके सिर्फ इंटरप्रिटेशन DI और डेटा सफिशिएंसी आता है, और 30 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के लिए। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी है आपका 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। ओके, और यहाँ पे आपके सेक्शनल टाइमिंग भी गिवन है, तो 3 घंटे का पूरा पेपर है, और यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग है। तो 50 मिनट्स आपकी रीजनिंग है, 45 मिनट्स क्वांट्स का पार्ट है, 45 GA वाला है, एंड 40 मिनट्स आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 30 मिनट्स लगेंगे, और यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस जो आंसर्स जो है, ये सॉल्यूशन जो है आपको टाइप करना होता है डिस्क्रिप्टिव में। तो पहले ये वाला पेपर जब हो जाता है ना, तो ये बंद हो जाता है, और उसके बाद फिर आपका डायरेक्ट जैसे ही फिनिश होगा वैसे ही आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश अपने आप ओपन हो जाता है। यू विल हैव सम क्वेश्चन, यू विल हैव द क्वेश्चंस, ऑप्शंस आपके पास होंगे, एंड यू हैव टू चूज 2 मतलब ऑप्शन आपको यहाँ पे से चूज करने होंगे। ठीक है, टोटल 50 मार्क्स का आपका ये हो गया। सेक्शनल कट ऑफ आपकी होगी, यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, अगेन नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी, तो सेक्शनल कट ऑफ भी है, क्लियर करनी है हर एक चीज में, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें फेज 3 के हिसाब से, जो भी आप में से देखो, प्री तो हो गया क्वालिफाइंग का, तो क्वालिफाई कर दिया आपने, मेंस में आप शॉर्टलिस्ट हो गए, फिर मेंस में आपने जितना अच्छा स्कोर किया वो आपको हेल्प करेगा लास्ट फाइनल लिस्ट में भी नाम आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंस के बाद शॉर्टलिस्ट होते हो। कट ऑफ ओके, तो यहाँ पे एक मिनिमम कट ऑफ मैंने आपको बता ही दिया हर एक टेस्ट में, मतलब सेक्शनल कट ऑफ है आपकी, तो सेक्शनल कट ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी है, तो याद रखिएगा। एंड डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज अवेलेबल सेक्शनल कट ऑफ बाद में डिसाइड की जाएगी जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि द कैंडिडेट्स नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स ऑफ द कैटेगरी वाइज विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द फेज 3, दैट इज द इंटरव्यू पार्ट। ठीक है, फिर आपका जब यहाँ पे फाइनल मतलब जो मेंस के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, मेंस के बाद रिजल्ट आ जाएगा, तो जो स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट रहा है, सही रहा है, उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट की डेट आती है, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद आपका फिर इंटरव्यू और GD वाला राउंड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट रहता है, सिर्फ यहाँ पे ये मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका सिर्फ उन स्टूडेंट्स का होगा जो फेज 3 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको इसको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका उसका कोई मार्क्स नहीं होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होता है, बस आपको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है ये। और ये जो आपके जो भी रिजल्ट आता है यहाँ से, वो आपके इंटरव्यूअर जो होते हैं उनके सामने रखा रहता है कि जस्ट टू नो यू, और आपकी पर्सनालिटी को समझने के लिए, हो सकता है उसके हिसाब से वो क्वेश्चन भी पूछ लें, वो डिपेंड करता है उन पे, है ना। तो ऐसा है बस। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज होगी जो 20 मार्क्स के GD मतलब, और यहाँ पे इंटरव्यू हो गया आपका 30 मार्क्स, तो टोटल आपका ये वाला जो प्रोसेस है वो आपका 50 मार्क्स का है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो आपकी मार्किंग स्कीम है, उसमें जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, मैंने बताया आपको मेंस के मार्क्स ऐड होते हैं। ठीक है, मेंस के आपके मार्क्स ऐड होते हैं और GD इंटरव्यू के मार्क्स आपके ऐड होते हैं, तो ये है तो टोटल 50 मार्क्स का, बट यहाँ से सिर्फ 75% ऐड होता है, और यहाँ से आपका 25% ऐड होता है, तो 75:25 का आपके पास यहाँ रहता है। और लास्ट में जो आपका फाइनल सिलेक्शन के मिले मार्क्स आते हैं, और जो फाइनल लिस्ट आपके प्रिपेयर होती है वो 100 में से होती है। कितने में से होती है? 100 में से होती है। ठीक है, तो ये आपका है। नेक्स्ट अब यहाँ से हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना कि क्या क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका प्री का पार्ट है क्वांट्स का,
आप देख सकते हो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन आपका आ गया, नंबर सीरीज आपका आ गया, कंपैरिजन बेस्ड आपका आ गया, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन आपका यहाँ पे आ गया, और आपका डेटा सफिशिएंसी आपका आ गया, ठीक है। और अरिथमेटिक में आपके ये सारे क्वेश्चन, ये सारे चैप्टर्स हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, मिक्स एंड एलिगेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपका सिलेबस है पूरा प्रीलिम्स के लिए, ओके। अब जरूरी नहीं है कि देखो डेटा सफिशिएंसी कई बार आता है एग्जाम में, कई बार नहीं आता, इट कैन बी देयर, बट जैसे इस बार क्या हुआ था कि काफी अच्छा खासा पेपर आया था जब आपका पैटर्न चेंज हुआ था, और तो आप ये सारी चीजें अच्छे से कवर करिएगा, स्पीड में रखिएगा, मतलब आप जितनी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं उतनी करिए, एक्यूरेसी जितनी ला सकते हैं उतनी लाइए। मेंस के लिए डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस का है। नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है, वही मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज का है। डबल पैटर्न नंबर सीरीज आता है आपका, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। और आपका कंपैरिजन बेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो था ही, यहाँ पे 2 और 3 क्वांटिटी कंपैरिजन, 3 क्वांटिटी कंपैरिजन हो सकता है वहाँ पे एग्जाम में। और यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वांटिटी कंपैरिजन कैन बी देयर, मतलब एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन आ गया, दोनों को कंपेयर करना है कि किसका रिजल्टेंट कम ज्यादा कुछ है, ठीक है। डेटा एनालिसिस आपका आएगा 2 और 3, स्टेटमेंट बेस्ड आपका आता ही है एग्जाम में। और अरिथमेटिक से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको डीआई में और यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी में हेल्प करेगा, ओके। तो ये आपका पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्स चार्ट जो बेस्ड हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, रेडार बेस्ड, कैसलेट आपका एग्जाम में आएगा। अरिथमेटिक टॉपिक वाइज बेस्ड आपको इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका है न्यू पैटर्न डीआई भी आपकी आएगी, स्कैटर, स्टॉक, फनल टाइप आपका, ठीक है, सनबर्स्ट टाइप का आपका, ये ज्यादा जो है सारे ऐड हो गए हैं आपके मेंस के एग्जाम में। तो इनको ढंग से रीड करिए, आपके की एरियाज आपके सामने, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे रीजनिंग के सिलेबस में। तो रीजनिंग का सिलेबस ये है आपका प्रीलिम्स का, आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग सिर्फ आपका एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन बेस्ड। और यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स तक आपका पूरा इंपॉर्टेंट। डेटा सफिशिएंसी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, देखो चांसेस है, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, कई बार नहीं भी देखने को मिल सकता है, तो 50-50 हम कह सकते हैं। बट ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके, ये तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। बट इस बार क्या हुआ था, आपका 20-20 क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन थे, मतलब 5 सेट्स आपके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स से मिला के थे, और सिर्फ 5 क्वेश्चन आपके इन में से किसी भी मिसलेनियस में से थे। जैसे कि इनइक्वालिटी आ गए 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन सिलॉक्स के आ गए, या 2 क्वेश्चन मिसलेनियस से आ गए और 3 क्वेश्चन आपके सिलॉक्स से आ गए, इस टाइप से आपका एग्जाम में आया था। तो रेडी रहिएगा इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये आपके सारे टाइप हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में बात करूं तो, सर्कल बेस्ड, स्क्वायर, लीनियर बेस्ड, ट्राइंगल, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, पैरेलल, रेक्टेंगल, ये सारा इंपॉर्टेंट है आपका। और डिफरेंट फिगर्स भी होती हैं आपकी, और पेंटागोनल, ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल टाइप्स, ठीक है। सीक्वेंस बेस्ड आपका इंपॉर्टेंट, डेजिग्नेशन, फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, डे बेस्ड पजल या वीक बेस्ड पजल, मंथ प्लस डेट बेस्ड पजल, ईयर बेस्ड पजल, ईयर प्लस एज बेस्ड पजल। तो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स में भी। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिमिलर ही हैं, कुछ टॉपिक ऐड हो गया है, जैसे आपका मशीन इनपुट आउटपुट आपका यहाँ पे आता है एग्जाम में, और डेटा सफिशिएंसी यहाँ पे आता ही आता है, और एक आपका क्रिटिकल रीजनिंग ऐड हो जाता है। बाकी सारे टॉपिक वही हैं, बट इसमें अब लेवल चेंज हो जाता है। जैसे कोडिंग, डिकोडिंग कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल आपका आता है, हायर लेवल, लॉजिकल, कंडीशन बेस्ड या न्यू पैटर्न टाइप आप बोल सकते हो। मशीन इनपुट आउटपुट मिक्स क्वेश्चन आपके होंगे, फिर यहाँ पे लॉजिकल बेस्ड आपके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवर्स सिलोजिज्म, कोडेड सिलोजिज्म, और यहाँ पे आप कह सकते हो सिलॉक्स प्लस इनइक्वालिटी टाइप के भी क्वेश्चंस आपके आने लग गए हैं एग्जाम में, तो इसकी भी प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे हायर लेवल आपका पार्ट रहेगा, जो भी हमारे मिसलेनियस वाले टॉपिक भी हैं। अब सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स में आपके कुछ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड आपका ऐड हो गया, कॉन्सेंट्रिक फिगर वाला हो गया, पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, या मल्टीपल अरेंजमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए। पजल्स में आपका वेकेंट फ्लोर ऐड हो गया, अनसर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर हो गया, मल्टीपल स्टैक और मल्टीपल फ्लैट बेस्ड हो गया, ठीक है। और द डेटा कैन बी डिफिकल्ट हियर, ओके। तो ये चीज याद रखिएगा, मेंस का लेवल हायर रहता है, काफी अच्छा खासा रहता है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर प्रीलिम्स में बात करें तो आपका मेजरली जो की एरियाज होते हैं वो हमारे 3 होते हैं एग्जाम में। तो अगर हमारा कॉम्प्रिहेंशन या फिर आप रीडिंग वाला पार्ट बोलो तो रीडिंग जितनी अच्छी होगी आपकी उतना ही आपको इंग्लिश में ये चीज हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है और थोड़ा सा कॉमन सेंस अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तब आप यहाँ पे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का हो गया। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें मेंस के लिए, तो मेंस में आपके रीजनिंग के ये वाले पार्ट हैं जिसमें आपका इडियम एंड फ्रेजेस आ गया। ठीक है, आपका यहाँ पे जो मेनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दीजिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे प्री में सिर्फ एक आता है, पर मेंस में यहाँ पे मल्टीपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। द लैंग्वेज विल बी डिफिकल्ट, हायर लेवल क्वेश्चंस होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं कई बार, तो मल्टीपल आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, तो इसके लिए रेडी रहिएगा आप लोग। यहाँ पे आपका पैराजम्बल्स कह सकते हो आप, या फिर आपका एक तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं उनको मतलब सीक्वेंस में लगाना, और यहाँ पे आपका क्लोज टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी कनेक्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, इन्फरेंसेस स्टार्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें। नेक्स्ट अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये सारा आपका जनरल अवेयरनेस सारा पार्ट है। आपको इंटरनेशनल नेशनल सारी न्यूज़ यहाँ पे से रीड करके जानी है जितना भी इंपॉर्टेंट है, और जो भी बैंकिंग से रिलेटेड हमारा यहाँ पे न्यूज़ आ रही है, कोई MOUs साइन हो रहे हैं, पार्टनरशिप हो रही है किसी के बीच में, अमलगमेशन हो रहा है, तो ये सारी न्यूज़ आपको यहाँ पे रीड करनी है। मतलब बेसिकली करंट अफेयर आपको अच्छे से यहाँ पे आने, मतलब रिवाइज करते रहना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ने हैं। तो ये आपका पूरा करंट अफेयर वाला पार्ट है। दिस आर द सम टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। कई बार समिट से क्वेश्चन आ गया, कॉन्फ्रेंस कौन सी हुई, ठीक है, तो ये वाला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम डिस्कस करें, आपका ये कट ऑफ वाला पार्ट है। ठीक है, जो हमारे कुछ सालों से कट ऑफ है, तो ये आपका मेंस वाला कट ऑफ है। ठीक है, जो मेंस का है, और ये आपका फाइनल वाला कट ऑफ है। तो फाइनल वाला जैसे मैंने आपको बताया ना कि 100 से होता है, तो ये आपका 100 वाला कट ऑफ है। और यहाँ पे आपके पास एक चीज है कि जो 2024 का एक बार देख लेते हैं। 2024 में आपका फाइनल जो कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100 वो 46.24 आपकी जनरल कैटेगरी की गई थी, और यहाँ पे EWS की 36.85, OBC की आपकी 40.96 एंड SC/ST की आपकी 32.5 एंड 33.36 रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली अगर मेंस की कट ऑफ कहें तो ये आपके आउट ऑफ 250 है। तो आप देख सकते हो अच्छी खासी, मतलब आउट ऑफ 250 इतने ही मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो लेवल आप समझ सकते हो कितना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल कट ऑफ की बात करें हम यहाँ पे, और यहाँ पे 87.5 आपका जनरल का कट ऑफ रहा था, 75 एंड 75 SC/ST का कट ऑफ था, और OBC का 75 अगेन। और यहाँ पे ठीक है, चलो, तो ये आपका पूरा कट ऑफ है। आई होप आपने पूरा चार्ट अच्छे से देख लिया होगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज है कि जनरल की कट ऑफ की जो गई थी हमारी 94.85, आप 2021 में देख सकते हो। ये आउट ऑफ 250 की बात हो रही है, अगेन मैं आपको याद दिला देती हूँ। 88.93 आपकी ये कट ऑफ गई थी 2022 में, और जनरल की यहाँ पे 2023 में आपकी 70 कट ऑफ गई थी, और इस बार 87। तो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल कम है, बट एक चीज आप याद रखिएगा कि हायर टू हायर आप टारगेट करो, ताकि आप जितना हाई टारगेट करोगे थोड़ा यहाँ तक पहुंचने की आपकी कैपेबिलिटी बनती रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा ये इस बार ये कट ऑफ गया तो मैं 87 लेके आऊँ वहाँ पे, या 80 लेके आऊँ, 85 लेके आऊँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 90 तक टारगेट तो करना। अब ये नहीं कि यू हैव टू अचीव, आप एटलीस्ट एक टारगेट है कि आप सेट रखो अपने लिए, एक माइंड में रहेगा कि यहां तक मुझे जाना है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये नंबर ऑफ चांसेस के बारे में, जो कि कई बार हम डिस्कस नहीं करते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो SBI में क्या होता है, SBI PO में हमारे पास नंबर ऑफ चांसेस काउंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कितनी बार आपने एग्जाम दे दिया तो उसके बाद आप एलिजिबल नहीं है।
अब जैसे कि यहाँ पे यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने होते हैं, 4 होते हैं। और अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पीडब्ल्यूबीडी वाली कैटेगरी, उसमें आपके 7 अटेम्प्ट है। और एससी एसटी के कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है अटेम्प्ट्स के ऊपर। अब याद रखो अटेम्प्ट में कौन का काउंट होगा, तो जो अपीयर आप प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हो, तो अपीयरिंग इन प्रीलिम्स विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस, अपीयरिंग इन मेंस विल बी काउंटेड एज अ चांस। मतलब अगर आपने इससे पहले मेंस का एग्जाम दिया है और जितनी बार दिया है वो आपका काउंट होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है कि नंबर ऑफ चांसेस क्या होता है। कई बार इस पे बेस्ड भी बच्चों की जो होती है क्वेरी होती है, ठीक है, क्वेश्चन आपके मन में मतलब कभी रिजॉल्व नहीं हो पाता, बट आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप ढंग से। प्रीलिम्स काउंट नहीं होता है, अपीयरिंग इन मेंस काउंट होता है। क्या? अपीयरिंग इन मेंस काउंट होता है। ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। एंड यहाँ पे से आपको क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है अच्छे से, बिल्कुल डे 1 से आपको ये सारी चीजें हैं। एक बार ढंग से इनको रीड करिए, तब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो, यहां से आपका एग्जाम तो आ चुका है, ठीक है, तो डे 1 से प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये एक सही स्ट्रेटेजी रहती है। ऐसा नहीं कि मैं प्रीलिम्स दे लूं, पास हो जाऊं, तब देखूंगा आगे, तो फिर देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि फिर प्रीलिम्स पे अटके रह जाओगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फिर आपको सिलेबस समझना है, क्या क्या सिलेबस है, प्री में कैसा सिलेबस है, मेन्स में कैसा सिलेबस है, क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है एग्जाम में, तो आपको डिफिकल्टी लेवल भी समझना है। और उसके बाद समझना है कि कौन से टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज मिल रही है एग्जाम में, वही मुझे कवर करना है पहले, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है और स्ट्रांग बनना है उनमें, ठीक है। तो प्रायोरिटी टॉपिक्स आप सेट करोगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखोगे, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, क्वांट्स हो, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखेंगे। ये आपको मेंस या हायर लेवल क्वेश्चंस में हेल्प करता है। स्पीड आपको प्रीलिम्स में जरूर हेल्प करेगी, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको, अंडरस्टैंडिंग आपको मेंस में हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश एंड जीए बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, याद रखिएगा। आपको करंट अफेयर वाला जो पार्ट है डे 1 से शुरू करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है, उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि कई देखो ऐसा नहीं कि आपको पता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होने वाला है और आप सीधे जा रहे हो, कब आप सीधे ध्यान देने वाले हो नेक्स्ट उसमें, मतलब जब पेपर होगा सीधे वहीं पे नहीं, प्रैक्टिस करके जाओ। टाइपिंग में थोड़ा टाइम लगता है, टाइपिंग की स्पीड रखने में टाइम लगता है, क्योंकि आपको वहां पे सोचना पड़ता है 30 मिनट के अंदर, और फिर टाइप भी करना होता है आंसर, है ना। और तो ये चीज याद रखिएगा। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, मार्क्स कमा रहे हैं तो इंप्रूव करो, डरना नहीं है, ठीक है। इंप्रूव करो खुद को, और प्रैक्टिस करनी, जितना कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे पढ़ाई में, उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप अच्छे सही तरीके से प्रिपेयर करते हो, सही टेस्ट आप दे रहे हो, मार्क्स आप ला रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, तो आपके लिए ये सारी चीजें हेल्प करेगी, ओके। नेक्स्ट अगर हम सोर्सेस की बात करें, बुक्स की बात करें, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको लग रहा है बुक्स से ठीक है, तो बुक्स आपके सामने ये सारी हैं, ठीक है, आप इनको कंसीडर कर सकते हो। अगर आपके पास ये ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ कुछ पढ़ सकते हो। देखो कुछ कुछ चैप्टर आपको जरूर मिलेंगे, जैसे रीजनिंग का अल्फान्यूमेरिक चैप्टर आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, बट इंपॉर्टेंट तो है। इनइक्वालिटी चैप्टर नहीं मिलेगा, बट कुछ कुछ चैप्टर जैसे बेसिक ब्लड रिलेशन चैप्टर मिल जाएगा आपको, जैसे ये आपका हो गया डायरेक्शन बेस्ड वाला हो गया, ये चैप्टर आपको मिल जाएंगे। बट बुक्स में जो होता है, आपके जो सॉल्यूशन होते हैं वो बड़े बड़े सॉल्यूशन होते हैं, दैट आर नॉट नीडेड इन द प्रीलिम्स एग्जाम, जो बिल्कुल भी आपको बड़े सॉल्यूशन वहां पे नहीं डालने होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी होती हैं, कम तरीके से इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सीखना होता है। और न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आपके मिसिंग होंगे, बिल्कुल बुक में से अपडेटेड मटेरियल मिसिंग होगा। तो यहाँ पे आप अच्छे से एक सही प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको लग रहा है कि अब हम कहाँ से प्रिपेयर करें, कि इफ नॉट बुक्स आर नॉट गुड, तो कहाँ से, तो ये आपका जो कोर्स है आपको हेल्प करेगा आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में। और ये आपका प्रीलिम्स से लेकर, देखो प्रीलिम्स मतलब जब आपने सोचना शुरू किया और उसके बाद इंटरव्यू या फिर फाइनल बोल लीजिए आप, तो इंटरव्यू तक का आपका ये हेल्प करने वाला है आपको ये कोर्स, ठीक है। आपके इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं तो उसको समझ लेते हैं। और ये पूरे 6, सिर्फ एसबीआई के लिए नहीं, ये आपके इन 6 एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपका जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अवेलेबल है इस कोर्स के अंदर, ये सारे आपके डिलीवरेबल्स हैं इस कोर्स के, ठीक है, जो आप देख सकते हो।
आपको क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश के कॉन्सेप्ट वीडियोस दैट इज रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस के भी सारे टेस्ट आपको मिलेंगे, मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे इस कोर्स के अंदर, और बिल्कुल 0 लेवल से आपके हायर लेवल क्वेश्चंस कवर्ड हो रखे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर्स आपका यहाँ पे पास्ट 1 ईयर के आपके यहाँ पे आपको मिलेगा, और मटेरियल सारा मिलेगा आपको करंट अफेयर का। नेक्स्ट आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का फोल्डर मटेरियल एंड उसकी क्लासेस अच्छे से आपको यहाँ पे कवर होने वाली हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और मिनी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे पीओ एंड क्लर्क लेवल के, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम के, और प्रीवियस ईयर पेपर विद देयर एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड इंटरव्यू गाइडेंस, अगर आप एक स्टूडेंट जब आप मेंस का पेपर देके इंटरव्यू तक चले जाओगे तब आपको यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स किया मेंस किया फिर भूल गए, नहीं, तो इंटरव्यू तक आपका यहाँ पे साथ देने वाला है। एंड देन अगेन आपको एक मेंटर सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, दैट इज कि अगर आपको कोई भी कभी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आपके आती है, तो आप अपने मेंटर द्वारा इसको रिजॉल्व कर सकते हो विद इन टाइम। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको ये सबको समझ में आ गया होगा, और इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हो वेरी इजीली। आप यहाँ पे 3 तरीके से इनरोल कर सकते हो। एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आप यहाँ पे एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एंड थर्ड, यहाँ पे आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो खुद से, ठीक है। तो वेबसाइट अगर आप विजिट करोगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कोर्स आपको कैसे विजिबल होगा, ठीक है। तो अगर हम वेबसाइट विजिट करते हैं तो ये आपकी वेबसाइट है edutap.in, आपने सर्च करना है। यहाँ पे आपको कोर्सेज पे जाना है और बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करना है। तो बैंकिंग कोर्सेज जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ये कोर्स मिलेगा, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। अब ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक जो है आपका अगेन सारी चीजें मैंने आपको बता दी। वैलिडिटी आप चूज कर सकते हो 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स, और यहाँ पे आपका इसमें अभी ये वाला पूरा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप देख सकते हो। बाय नाउ पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। नो मोर पे अगर आप जाएंगे तो कुछ और चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी, जैसे डेमो क्लासेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो डेमो क्लासेस लगाइए आप, और इसमें डेमो क्लासेस से आपको पता चलेगा कि कैसे आपको पढ़ाया गया है, क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल की गई हैं, और आपको ये हेल्प करेगा या नहीं करेगा, क्या आपके लिए ये कोर्स सही होगा या नहीं होगा, देन यू कैन इजीली डिसाइड। तो ये आपके डिसीजन में हेल्प करेगा ये डेमो क्लासेस, तो इसको जरूर लगाइए। तो बिल्कुल फ्री है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है आपका, तो इसको लगा सकते हो आप। और यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं आपको लगता है कि अगर ये कोर्स आपके लिए ठीक है और आपको ऐसे कोर्स की जरूरत है अभी, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो YouTube से भी सीख रहे हैं, YouTube से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप YouTube जो सीरीज है हमारी वो भी फॉलो कर सकते हो। आपका यहाँ पे SBI का फाउंडेशनल कोर्स तो जो था वो भी आपका इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल पे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंट जो आपके सेशंस हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए आने वाले हैं, जो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। ओके, सो दैट्स ऑल एवरीवन। आई होप आपको सारी चीजें अब समझ में आ गई हैं, और सब चीजें आपने यहाँ पे जान ली हैं जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो ये सारी एक इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो के अंदर, एंड A to Z इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डिस्कस करी, ठीक है। और जॉब प्रोफाइल की अगर हम यहाँ पे बात करें SBI PO के हिसाब से, तो देखो जॉब प्रोफाइल बहुत सही है। यस, वर्क प्रेशर विल बी देयर, बट स्टिल आपको ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा वर्क प्रेशर। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये सोच के कि आगे चल के हमें बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर मिलने वाला है या फिर हम बिल्कुल ही परेशान हो जाएंगे, तो अगर ये सोचकर आप एग्जाम ही नहीं दे रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, मतलब तो कहाँ आप एफर्ट मारोगे, कहीं ना कहीं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। यस, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए अभी, तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो। सैलरी इज गुड, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट इज गुड, और गवर्नमेंट जॉब है तो जरूर इसको देखिएगा। ओके, चलिए, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।